Hello guys, today we'll discuss about RBI Grade B. Today is the last date to fill RBI Grade B form, so those who haven't filled it, they can fill it. So today I read a very funny statement online that RBI Grade B is overhyped and overrated. You don't need to fill RBI Grade B form. So people without any research and real information, they make such vague and funny statements. So today I have decided to make a video on it and provide full information. So video is divided into 5 parts. First is the list of departments, second type of work, third is real truth behind hierarchy and promotions in RBI Grade B, fourth is pros and cons, fifth is your perception. So stay tuned till the end of the video to get full information. आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा. सो शुरुआत करते हैं डिपार्टमेंट्स से. लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स इन आरबीआई. आरबीआई में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? तो आरबीआई में टोटल डिपार्टमेंट्स 30 है. तो इन 30 डिपार्टमेंट्स का नाम है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो या फिर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के भी देख सकते हो. मैं 30 डिपार्टमेंट्स का नाम तो नहीं बताऊंगा, बट एक रेलेवेंट एग्जाम रिलेटेड जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो बताऊंगा. डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट DIS है, इसको लेकर भी पोस्ट निकली है. और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी DEPR, उसके रिलेटेड भी पोस्ट निकली है. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च से DEPR कहा जाता है. तो ये टोटल 30 डिपार्टमेंट्स हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर जो भी है वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हो. और हर डिपार्टमेंट में 3 to 4 सेक्शंस होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जॉब प्रोफाइल्स कितनी होगी. मतलब हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे मान लो डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक सुपरविजन है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है. हर एक डिपार्टमेंट में 4 to 5 सेक्शंस होती है. तो और हर एक सेक्शन में भी 3 to 4 जॉब प्रोफाइल्स होती है. तो आप मान लो कि 400 to 500 जॉब प्रोफाइल्स है आरबीआई. मतलब इतने वेरियस आपका जो पोर्टफोलियो है वो है. तो आपके आरबीआई के टेन्योर में आप एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में से ट्रैवल कर सकते हो. आपका मतलब शिफ्ट होता है, हर 4-5 साल में आपका डिपार्टमेंट चेंज होता है. तो यू कैन गेट टू वर्क इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, सो योर वर्क प्रोफाइल में भी डाइवर्स. सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफिसेज की, कि आरबीआई में कितने टाइप्स के ऑफिसेज है. हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और रीजनल ऑफिसेज है जो कि स्टेट कैपिटल्स होती है, जैसे अहमदाबाद है, भोपाल है, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता. तो यहाँ पर रीजनल ऑफिसेज है. मेन ऑफिस सेंट्रल ऑफिस है वो है मुंबई में. तो हेडक्वार्टर इज इन मुंबई एंड रीजनल ऑफिसेज इज द स्टेट कैपिटल्स. तो बात करते हैं कि इन जो दो टाइप के ऑफिसेज है, हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिसेज में, इसमें काम किस टाइप का होता है. सेंट्रल ऑफिस माने कि हेडक्वार्टर, इसका काम मेनली बैंक का सुपरविजन करना होता है. और रीजनल ऑफिसेज में जो काम होता है उसका सुपरविजन करना होता है, और कंसर्न डिपार्टमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है वो हैंडल करना होता है. रीजनल ऑफिसेज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम है वो सेंट्रल ऑफिस डिपार्टमेंट या फिर जो हेडक्वार्टर है मुंबई में, वहाँ का जो ऑफिस है वो करता है. इट्स मोस्टली अ डेस्क जॉब एंड लॉट ऑफ correspondence is required between RBI, state government, central government, and mostly the central office department or the headquarter is headed by principal chief general manager, which is the level of state chief secretariat level post. और रीजनल ऑफिसेस का जो हेड है वो भी CGM या PCGM लेवल का होता है, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर या चीफ जनरल मैनेजर का लेवल. तो ये 2 टाइप्स ऑफ ऑफिसेस है. अब नेचर ऑफ जॉब, इंस्पेक्ट वेरियस बैंक्स. मतलब आप आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक, तो उसका काम ही यही है कि
कंट्री में जितने भी बैंक्स है उसको इंस्पेक्शन करना, वो बराबर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं वो देखना, और ऑन साइट इंस्पेक्शन कैरी करना होता है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से कंप्लाई करना होता है, और देखना होता है कि बैंक्स इन दोनों एक्ट से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। इनकम टैक्स एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनसे कंप्लाई करना होता है, और गाइडलाइंस बैंक्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं ये देखना होता है। तो यही है कि बैंक्स के पास पब्लिक मनी होता है। अब जैसे कि मान लो एसबीआई में तुमने अकाउंट खोल के रखा है तो तुम्हारा डिपॉजिट है, और या फिर एचडीएफसी में अगर आपने लोन लेके रखा है या फिर डिपॉजिट बना के रखा है, तो आरबीआई का जॉब है कि जो डिपॉजिटर का इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करना, आपका पैसा सुरक्षित है कि नहीं वो देखना। और जो बैंक्स के वेरियस फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए कितना है बैंक का, बैंक प्रॉफिट में है कि नहीं, लॉस में है कि नहीं, बैंक के जो बोरोअर्स है वो पैसा चुका पा रहे हैं कि नहीं, और बैंक्स को कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रखना होता है, सीएआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये बैंक मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं ये देखना होता है। और ये सब फैक्टर्स मिला के एक बैंक की कंबाइंड रेटिंग बनती है, जिसे कहते हैं कैमल रेटिंग, ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, सी प्लस, सी माइनस। तो ये सारे रेटिंग्स आरबीआई बैंक्स को देता है। अगर वो रेटिंग किसी प्री डिफाइंड लेवल से नीचे चली जाती है तो आरबीआई उस बैंक पर कार्रवाई करता है, या फिर अगर कोई एक्ट बैंक ने फॉलो नहीं किया तो उस पर पेनल्टी चार्ज होती है, या फिर उस पर उसका बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल होता है। जैसे कि लक्ष्मी विलास बैंक का आपने देखा रिसेंटली न्यूज में था, एक वसंत दादा बैंक है कोल्हापुर में, उसका बैंक ने लाइसेंस रद्द किया। कराड़ कोऑपरेटिव बैंक है, उसका बैंक ने लाइसेंस रद्द किया बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो ये सब नेचर ऑफ जॉब होते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर ऑन साइट जाकर ये सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करता है, एक रिपोर्ट बनाता है, और वो जो रिपोर्ट होती है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, वो कभी पब्लिक में नहीं आती। इवन आप अगर आरटीआई फाइल करोगे तो वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती है। वो बैंक पर अगर कार्रवाई होती है और वो बैंक का जो केस है अगर वो हायर कोर्ट में जाता है तो इन केस ऑफ लीगल मैटर्स ही वो इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट होती है वो डिस्क्लोज होती है, और ओनली डिस्क्लोज्ड इन हायर कोर्ट्स। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि नेचर ऑफ जॉब वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड वेरी सीरियस। अगर इधर उधर भी आप अगर इसमें गलती करते हो रेशियोज कैलकुलेट करने में, या फिर रिपोर्ट में कहीं आप गड़बड़ कर देते हो, तो लाखों का नुकसान जो होता है वो, लाखों का जो खेल है वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होता है। तो बात करते हैं हायरार्की की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेड ए से स्टार्ट होता है असिस्टेंट मैनेजर। ग्रेड ए का हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया, ग्रेड बी के लिए जो पोस्ट है उसका नोटिफिकेशन आया है। आफ्टर दैट यू बिकम ग्रेड सी assistant general manager, then after that you go to grade D deputy general manager, then you go to grade E general manager, then you reach up to grade F which is the chief general manager, and after that you become principal chief general manager which heads the headquarter in Mumbai. And if you are chief general manager then you are also the regional director of regional offices, and after that you become executive director and deputy governor and governor. So if you maintain an average work profile then you mostly retire at deputy general manager or general manager level. If you are performing exceptionally well then 0.01% RBI grade B managers reach up to executive director level, and 0.0001% level reach up to the level of deputy governor. And most of the departments work is office desk type of work, तो डेस्क पे ही सारा काम होता है। इन फ्यू डिपार्टमेंट्स आपको आउटसाइड एक्सपोजर भी मिलता है, जैसे मैंने बात की थी ऑन साइट जाकर बैंक्स जो सारे इंस्पेक्शन कैरी आउट करना होता है, रिपोर्ट बनानी होती है। और मोस्टली जो भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनता है वो बैंकिंग रेगुलेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड डिपार्टमेंट में ही उसकी
वो प्रेफर करता है कि वो काम करे। तो ये 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं, वो काफ़ी हॉट डिपार्टमेंट्स है आरबीआई ग्रेड बी में। ऑफिसर तो ये 3-4 डिपार्टमेंट्स में ही काम करने का ट्राई करता है। तो हायरार्की में मैं बता देता हूँ, आप ज्वाइन होते हो मैनेजर ग्रेड बी लेवल पोस्ट पे, टिल 7 ईयर्स। अब नेक्स्ट प्रमोशन आपका होता है, इट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। एग्जाम होती है, ओनली 25% ऑफ द एप्लीकेंट्स गो टू assistant general manager level, that is after you clear the exam, and performance is based on the bell curve, मतलब बेल कर्व फॉलो होती है और जो टॉप परफॉर्मेंस होता है उनको ही प्रमोशन मिलता है। देन यू बिकम एजीएम आफ्टर 5 years, देन आफ्टर 5 years डीजीएम, एंड जो आफ्टर डीजीएम द पोस्ट आर सैचुरेटेड, काफ़ी कम पोस्ट होती है जनरल मैनेजर की, तो वो मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड होती है और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड होता है और आपका सीनियर्स पे इम्प्रेशन कैसा है उस पर भी डिपेंड होता है कि आप जनरल मैनेजर बन पाते हो कि नहीं। तो मोस्टली सारे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स रिटायरमेंट तक जनरल मैनेजर लेवल तक पहुंच पाता है, और जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देते हैं वही चीफ जनरल मैनेजर या डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। तो ये है रियल ट्रूथ बिहाइंड आरबीआई ग्रेड बी प्रमोशन एंड हायरार्की। तो बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, और मैं पहले ही आपको इसका डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, काफ़ी रिलेटिव है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वैरी करता है। तो पहले बात करते हैं प्रोज की। हाई सैलरी, पर्क्स एंड बेनिफिट्स, ये तो सारे आपको पता ही है, इस पर आप नोटिफिकेशन में भी देख लो, इसका पर्क्स एंड बेनिफिट्स मेंशन किए, अलाउंस मेंशन किए है। और रिस्पेक्टिंग सोसाइटी, तो ये पॉइंट भी पे मैं जोर देना चाहता हूँ कि आपकी जो सोसाइटी में इनको पता होता है कि बैंकिंग, जो बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड जो लोग होते हैं उनमें आपका जो रिस्पेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, और ऑफिस का जो टाइमिंग है वो लिमिटेड होता है, और का एक्सीजेंसी में या फिर इमरजेंसी में ही ये एक्सटेंड होता है। बात करते हैं कॉन्स की। ट्रांसफर्स आपकी होती है आफ्टर एवरी 3 years, देयर इज ट्रांसफर वेदर यू टेक प्रमोशन और नॉट, तो यू विल बी ट्रांसफर्ड। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ जॉब, आप सोसाइटी में 3-4-5 लोगों के आगे आपका काम की बढ़ाई नहीं कर सकते, काम काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। आपका सोशल इंटरेक्शन मोस्टली लिमिटेड होता है जॉब रिलेटेड। मोस्टली आधे से ज़्यादा स्टाफ मुंबई में है, तो मोस्टली आफ्टर एवरी 3 years, अगर आप सब मान लो पहले 3 साल में आप कोलकाता में पोस्टेड हो तो आपका नेक्स्ट प्रमोशन ट्रांसफर मोस्टली मुंबई में होता है। और मुंबई में अगर आप क्वार्टर्स लिमिटेड है, तो अगर आपको क्वार्टर नहीं मिला तो जो ऑफिसेस है उसमें आपको ट्रैवल करने के लिए 3 से 4 घंटे मोस्टली आपके मुंबई लोकल में ही चले जाता है। चर्च गेट, नवी मुंबई में आप अगर आप फ्लैट लेते हो तो चर्च गेट या फिर फोर्ड है, वहाँ पे अगर ऑफिस में आपको जाने के लिए 2 घंटा लग जाता है, 2 घंटा आने का, 2 घंटा जाने का, तो 3-4 घंटा। या फिर विरार फास्ट से आप अगर ट्रैवल करते हो तो 1 घंटे में पहुँच जाते हो, तो 1 से 1.5 घंटा आपका ट्रैवलिंग में चले जाता है। और टू एंड फ्रो तो 3 to 4 आवर्स आपके मुंबई लोकल में निकल जाते हैं। तो ये था कॉन्स इसका, तो ये सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को मज़ा आता है इसमें, तो उन लोगों के लिए कॉन्स नहीं है। कुछ लोगों को ट्रांसफर्स में मज़ा आता है, तो उन लोगों के लिए कॉन्स नहीं है, उन लोगों के लिए वो प्रोज है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये प्रोज एंड कॉन्स काफ़ी सब्जेक्टिव है। तो कंक्लूजन, ओवररेटेड, तो मैं नहीं कहूँगा इसे, पर ये भी सब्जेक्टिव है। ओवर हाइप्ड, ये भी सब्जेक्टिव है। परसेप्शन इसका, कुछ लोग आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए ये शायद इतना लुक्रेटिव जॉब नहीं है। एस्पायरेशंस, आपके एस्पायरेशंस क्या है इस पर अभी डिपेंड करता है। तो फाइनली यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डिसीजंस, सो यू डिसाइड।
that you have to go for RBI grade.